हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नए लेक्चर, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये न केवल भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है बल्कि दुनिया भर के यानी विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की जब हम बात करते हैं तो उसमें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, के साथ साथ जो है भारत की यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी जिक्र किया जाता है। पहले तो यह था कि भारत जो है मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद जो है इस सभ्यता का विकास हुआ है, मगर वर्तमान इतिहासकारों ने इस बात का एविडेंस दिया, साक्ष्य दिया कि नहीं, जो हमारे भारत का सिंधु घाटी सभ्यता है वो मतलब कि मिस्र और मेसोपोटामिया के बाद नहीं बल्कि मिस्र और मेसोपोटामिया के समकक्ष था। और कुछ इतिहासकार तो उससे भी पहले यानी कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में भारत का नाम जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में हमारे देश का यानी कि हमारे भारत का जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो दुनिया का भी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या वास्तव में। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की टाइमिंग, किसी भी चीज़ के टाइमिंग के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो इसकी जब हम टाइमिंग के बारे में देखते हैं तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग इसका जो है टाइम पीरियड दिया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें किसके अनुसार, NCERT, तो NCERT क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कार्बन 14 के आधार का, और औसत मतलब कि ओवरऑल सभी के बीच के कड़ी के तौर पे अगर हम बात करें तो इसके टाइमिंग को क्या रखा गया है। ठीक है, अगर हम NCERT के अकॉर्डिंग देखते हैं तो NCERT के अकॉर्डिंग इसके टाइमिंग को 2600 BC से लेकर 1900 BC तक का टाइमिंग बताया जाता है। ठीक है, अगर हम कार्बन 14 की बात करें तो ये है 2350 BC से लेकर 1750 BC। ठीक है, कहीं कहीं जो है 2300 BC ही दिया रहता है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल समय की बात करें, अगर हम ओवरऑल टाइमिंग की बात करें, ठीक है, यानी कि जो इसको ज़्यादातर यूज करने के तौर पे हम देखते हैं तो वो है 3000 BC से लेकर 1500 BC। ठीक है, 1500 BC। हालांकि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को 3 फेज में बांटते हैं तो वहां पे भी इसका टाइमिंग थोड़ा अलग अलग हो जाता है, जिसमें 3500 से लेकर 3300 तक भी इतिहासकार इस टाइमिंग के बारे में बताते हैं और एंडिंग इसका 1300 ईस्वी तक कर देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग टाइमिंग दिया गया है, मगर जो ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कि नॉर्मली अगर हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में टाइमिंग बताना है तो ओवरऑल आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी इतिहासकार की तरफ मुड़कर नहीं देखना है, आपको ओवरऑल के तौर पर सीधा 3000 BC से लेकर 1500 BC लिखकर आपको आगे बढ़ जाना है। अगर बात कर दे कि कार्बन 14 के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का परफेक्ट और सर्वमान्य तिथि क्या है, तब आप लिखेंगे 2350 से 1750। अगर ऑप्शन में 2300 से लेकर 1750 दिया है तो भी आप उसको जो है सही करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से डेट कोई पूछता नहीं है। अगर बाय द वे डेट अगर पूछ दिया तो आपको पूछेगा कि कार्बन 14 मतलब C14 के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का परफेक्ट टाइमिंग क्या है, तो वो है 2350 BC से 1750 BC। अब BC और AD क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अगर आप हमारा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस लेक्चर को पहले देखिए और आपको ताकि पता चले कि AD और BC क्या होता है, ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है, BC और BCE क्या होता है, इसके बारे में आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर ढूंढने में दिक्कत हो तो आप सिर्फ YouTube पर जाकर MD रहीम सर आप इसे सर्च कर लेंगे तो आपको मेरी पूरी वीडियो मिल जाएगी। अदरवाइज जो है द अथर्वा एजुकेशन हब, इसे आप सर्च करेंगे तो भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आपको आसान लगे।
ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या कहता है, औसतन क्या है, इसका एवरेज है, और कार्बन 14 के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब जैसे कि ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, ठीक है। अब इन नदियों में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। नदी में पानी ही भर आएगा, भूसा तो भराएगा नहीं। ठीक है। अब यह है, अब यहां पर देखा जाए तो इसके आसपास, इसके आसपास जिन बस्तियों का निर्माण हुआ, जैसे यहाँ पे कोई बस्ती है, यहाँ पर 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 है, यहाँ 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 यहाँ, यानी कि इन नदियों के किनारे जिन बस्तियों का हम विकास देखते हैं, जिन बस्तियों का हम विकास देखते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि ये नदी है। और ये नदी कौन सी है, ये नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी, जिसको हम इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं। ठीक है, ये सिंधु नदी है और जिसको हम इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं। ठीक है, इन नदियों के आसपास जिन सभ्यताओं का विकास होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कि घाटी, यानी कि इस नदी के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं घाटी। ये क्या है जगह, ये घाटी है। घाटी इधर भी हो सकता है, घाटी इधर भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये घाटी है। यानी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में बसी हुई जो सभ्यताएं थी उसको हम घाटी बोलते हैं। और इस घाटी को हम नदी के अकॉर्डिंग अगर लेके चले तो हम बोलेंगे सिंधु नदी घाटी। और जो हाँ ये समाज यहाँ पर फलता फूलता है उसी समाज को हम बोलते हैं क्या, सभ्यता। उसी को हम क्या बोलते हैं, सभ्यता। यानी कि ओवरऑल हम इसको क्या बोलेंगे कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसी को हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। जरूरी नहीं कि वो सिंधु नदी के ही तट पर हो, किसी भी नदियों के आसपास जो भी सभ्यताओं का विकास होता है उस नदी के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब पहले की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हम देखते हैं वो सारे के सारे प्राचीन सभ्यताएं किसी न किसी नदियों के आसपास ही बसा होता है। क्यों? क्योंकि उनको पीने के लिए पानी, नहाने धोने के लिए पानी, पशुओं को पिलाने के लिए पानी, और खासकर क्या, कृषि, क्योंकि हमारा भारत ही नहीं पूरी दुनिया जो है कि इस समय तक आते आते जो है कि क्या हो गया था, कृषि प्रधान हो गया था। यानी कि सभी लोग कृषि पर निर्भर थे, डिपेंड थे। अब मांस वगैरह पर पूरी तरीके से नहीं, मांस के साथ साथ अब ये कृषि वगैरह करना भी प्रारंभ कर दिए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नवपाषाण काल का जो टाइमिंग है वो कृषि का टाइमिंग है। यानी कि इसी समय जो है कि धरती पर एग्रीकल्चर यानी कि फसल पैदावार करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वही सारा चीज़ें प्रोसेस हम आगे देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि नदी घाटी सभ्यता क्या होता है और इसका विकास कैसे होता है। तो जैसे कि पूरी दुनिया में सारे के सारे सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसे थे। जैसे अगर हम बात करें कौन सा, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ था, नील नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजला और फरात नदी के बीच में बसा हुआ था। यानी कि दजला नदी और फरात नदी। तो दजला और फरात, इधर लिखें, दजला और फरात, दजला और फरात, इन दोनों नदियों के बीच की ये जो भूमि है, इन दोनों नदियों के बीच की ये जो भूमि है इसी को कहा जाता है क्या, मेसोपोटामिया। ठीक है, तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा गया, मेसोपोटामिया। यानी मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि को। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया। अच्छा, उसके बाद एक चीन की सभ्यता है जो कहां पे बसा हुआ है, वांगहो नदी पर। ठीक है, चीन की सभ्यता किस नदी पर बसा हुआ है, वांगहो। भारत की सभ्यता किस नदी पर बसा हुआ है, सिंधु नदी। यानी कि मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत की सभ्यता, इन चार सभ्यताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, क्लियर है? अगर क्लियर नहीं तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। भारतीय सभ्यता तो आप देख ही रहे हैं, सिंधु नदी, मतलब भारतीय सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी पर, जैसा नाम है वैसा जो है नदी है। ठीक है, उसके बाद आता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर आता है मेसोपोटामिया, दो नदी है दजला और फरात, दो नदियों के तट पर बसा हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर आता है चीन की सभ्यता। चीन की जो सभ्यता है वो वांगहो नदी, वांगहो
लिख नहीं पाओगे? वांग हो नदी, वांगहो नदी पर कौन सी सभ्यता बसा हुआ है? चीन। ये चीन की सभ्यता जो थी हमारे पड़ोसी भारत की, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर इसको आपको कुछ करना है तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आती हैं, देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था, मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करते हैं, ठीक है। पहला चीज़, अब तो टाइमिंग जान चुके हैं, अब टाइमिंग के बाद हम बात डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को और कितने नामों से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस, इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यानी कि जो सिंधु नाम है ये संस्कृत नाम है, ठीक है। इसका इंग्लिश जो नाम है वो है इंडस, INDUS, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इंडस के बाद इसका दूसरा जो सबसे फेमस नाम है वो है हड़प्पा। वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन एक बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुआ था तो उस खुदाई में सबसे पहला जो बस्ती का एविडेंस मिला था, साक्ष्य मिला था, वो था हड़प्पा। दूसरा जो नगर मिलता है वो था मोहनजोदड़ो। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुआ था तो पहला जो बस्ती अस्तित्व में आया था उसका नाम था हड़प्पा, जो 1921 में खोजा गया था। दूसरा जो बस्ती था उसका नाम था मोहनजोदड़ो, जो 1922 में खोजा गया था। तो अब हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में दो मुख्य नगर जो भारत की यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़े, सबसे फेमस, सबसे अमीर नगर थे वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में आप जो है दिल्ली और मुंबई से इसको कंपेयर कर सकती हैं। तो जो हाल प्रेजेंट भारत में दिल्ली और मुंबई का है, वही हाल उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का हुआ करता था, ठीक है। तो आप कल्पना करिए कि क्या था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। अगर आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और उनको जो है कि आदि मानव या अनपढ़ गवार, तो वो अनपढ़ गवार के द्वारा बनाए हुए सारे चीजों को आज के वैज्ञानिक, आज के टीचर, आज के टेक्नोलॉजी के लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। उनके द्वारा, उनकी जैसा भी अगर हम फॉलो कर लें तो हम इंसान बन जाए, मगर नहीं, हम उनकी नकल, वो अनपढ़ गवारों की नकल को भी हम करके चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, मतलब कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बताएंगे कि वो क्या उनके द्वारा दिया गया है। हाँ, उन अनपढ़ गवार या जो भी आप उनको कह ले, ठीक है, उनके द्वारा जो भी चीजें, चाहे हम बात करें देवी देवताओं की यानी कि ईश्वर की प्रार्थना पूजा, हाँ, या मूर्ति पूजा, तो ये भी उन्हीं के द्वारा प्रचलन में लाया गया था और उन्हीं की चीजों को फॉलो करके आज हम जो है यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता को यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जा सकता है, मगर मोहनजोदड़ो सभ्यता क्यों नहीं कहा जा सकता, ठीक है। यानी एक बाप के दो पुत्र हैं, एक को उनका उत्तराधिकारी तो माना जा रहा है मगर दूसरे को उनका उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा है। भाई उसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है? तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो हिस्टोरियंस थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका ये मानना था कि किसी भी प्लेस की खुदाई के फलस्वरूप, जब हम किसी भी प्लेस की खुदाई करेंगे, उस खुदाई के फलस्वरूप जो बस्ती पहले अस्तित्व में आएगा, उस बस्ती के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाएगा। जब सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की खुदाई हुआ था तो उस खुदाई के फलस्वरूप पहली जो बस्ती का साक्ष्य मिला था, उस बस्ती का नाम था हड़प्पा, ठीक है। भारत में खोजी गई पहली या भारत में खोजी गई सबसे प्राचीन बस्ती, ठीक है, सबसे प्राचीन नहीं कह सकते, सबसे पहली जो बस्ती थी वो कौन सी थी? हड़प्पा थी, ठीक है। इसीलिए इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। अगर बाय द वे
मोहनजोदड़ो की पहले खुदाई हुई होती तो आज हम इसको बोलते कि सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, इस तरह से हम उसको नामकरण के तौर पे कह सकते हैं। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल में हम बनारस के हैं, ठीक है, और हमारे बनारस में बहता है कौन सा, गंगा नदी। अब गंगा नदी के आसपास जो लोग बसे हुए, उनके तट पे जो लोग बसे हुए हैं, यानी पूरे बनारस को भी हम कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनके एकदम पास में सटा हुआ ही कोई हम केवल घाटी बोलेंगे। उस गंगा नदी के आसपास यानी पूरे बनारस में जितने लोग बसे हुए हैं उनको हम बोलेंगे क्या, कि गंगा नदी घाटी सभ्यता। यानी कि हम हमारी सभ्यता को अगर भविष्य में लोग अगर कोई नाम रखना चाहें तो वो क्या कहेंगे, गंगा नदी घाटी सभ्यता। अब गंगा नदी घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुआ और उस खुदाई के फलस्वरूप मान लीजिए कि सबसे पहले 80 घाट अस्तित्व में आता है, तो क्या हम नाम रखेंगे कि गंगा नदी घाटी सभ्यता या 80 घाट नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, इस तरह का नामकरण हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इतिहासकारों का अपना रूल था और उसी रूल पे वो चलते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम और क्या कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर हम देखें इसका और जो प्रचलित नाम हमको देखने को मिलता है वो है कांस्य युगीन सभ्यता। वो क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता को हम ये भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। अच्छा, ब्रोंज सिविलाइया, क्या हो रहा भैया, सिविलाइजेशन। ठीक है, ब्रोंज सिविलाइजेशन। अब कांस्य क्या है, तो देखिए मानव के द्वारा खोजा गया जो पहला धातु था, मानव के द्वारा खोजा गया पहला धातु, याद रखिएगा, मानव के द्वारा खोजा गया पहला जो धातु था वो क्या था, तांबा। वो क्या था, तांबा। अब जब तांबे का खोज हो गया था तो उसको हम ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता कहते हैं, ताम्र पाषाण युगीन। अब ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता क्यों, क्योंकि तांबे के साथ साथ वो जो है पत्थर के औजारों का भी प्रयोग करते थे, यानी कि दोनों औजारों को एक साथ यूज करते थे, ना कि मिक्स करके। ठीक है, दोनों को साथ साथ यूज किए थे, इसलिए इसको हम ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता या चैल्कोलिथिक एज के तौर पे जानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मानव के द्वारा खोजा गया पहला धातु है। अब मानव के द्वारा बनाया गया पहला मिक्स धातु, मानव के द्वारा बनाया गया पहला मिक्स धातु, मिक्स धातु। देखो ये एक तरह से साइंस का आविष्कार था, धरती पर साइंस का पहला आविष्कार हमको यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि उसके पहले अगर हम देखें तो आप अग्नि का आविष्कार भी साइंस का आविष्कार कह सकते हैं। ठीक है, मगर वो तो एक अलग ही घटना था। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिमाग, वो तो बिना दिमाग का ऐसे ही हो गया था पत्थर के घिसने की वजह से। तो अगर हम बात करें मिक्स धातु का, तो मिक्स धातुओं में वो किन दो धातुओं को मिलाए थे, वो मिलाए थे तांबा प्लस टीन। इन दोनों धातुओं को मिलाकर जो नया धातु तैयार होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, कांसा। उसी को हम बोलते हैं कांसा। कांसा को इंग्लिश में ब्रोंज बोला जाता है। ठीक है, तो मानव द्वारा बनाया गया पहला मिक्स धातु कौन सा था, तो आप बताएंगे कांसा। क्या दोनों मिक्स था, तो इसमें तांबा प्लस टीन, दो धातुओं को पिघलाकर मिक्स करके वो नया धातु बनाते थे जिसका नाम था कांसा। अब आप सोचेंगे कि कांसा भाई इतना क्या उसमें इंपॉर्टेंट था या क्यों उनके लिए जरूरी था। ये एक बहुत टिकाऊ और मजबूत धातु हुआ करता था और काफी कॉस्टली हुआ करता था। अब ये कितनी कॉस्टली हुआ था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के जो मानव थे वो कांसे से कहीं ज्यादा तवज्जो किसको देते थे, सोने से। हाँ, जो सोना उनके पास था, इस सोने से ज्यादा तवज्जो वो किसको देते थे, कांसा को। यानी कि अगर देखा जाए कि आपसे अगर कोई ये कहे कि आप कांसा लेंगे या सोना लेंगे, तो उस समय के जो मानव थे वो सोने को छोड़कर कांसे को पहला प्राथमिकता देते थे। यानी कांसा जो है वो सोना से ज्यादा महंगा था, ज्यादा कॉस्टली था, ज्यादा बहुमूल्य धातु था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब कांसा का प्रयोग जिन सभ्यता के द्वारा यूज किया गया था, कांसा का प्रयोग जिन सभ्यता के द्वारा यूज किया गया था उसे हम
हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। लोहा का प्रयोग जो यूज हुआ था वो वैदिक सभ्यता के द्वारा हुआ था, इसलिए उसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। तांबा का प्रयोग, तांबा का प्रयोग जो होता है वो किस सभ्यता के द्वारा होता है, तो वो नवपाषाण कालीन सभ्यता के द्वारा होता है, इसलिए उसको हम ताम्र युगीन सभ्यता के तौर पे भी देखते हैं। ताम्र युगीन का बोल रहे हैं, हाँ, ताम्र युगीन सभ्यता के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तीन जो हो टाइम पीरियड था, पहला नवपाषाण काल, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा वैदिक सभ्यता। जो नवपाषाण काल के मानव थे उन्होंने ही सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था, इसलिए इसको हम ताम्रपाषाण युगीन का सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने ही सबसे पहले कांस्य का प्रयोग किया था, इसलिए इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले किसका, लोहे का प्रयोग किया था, इसलिए हम उसको कौन सा, लौह युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो तीनों सभ्यता मतलब कि तीनों सभ्यता का यूज किस किस सभ्यता के द्वारा, तीनों धातुओं का यूज किन किन सभ्यताओं के द्वारा किया गया था, तो इस बात को आप भली भांति और अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, एक मिनट लिख ही देते हैं, क्योंकि क्या ही आपको बताएं, बुद्धिमान कहें कि क्या कहें। जैसे सभ्यता, अगर हम सभ्यता की बात करें, अगर हम सभ्यता की बात करें तो इसमें हम तीन सभ्यता के बारे में भी जिक्र किए। ठीक है, ये तीन सभ्यता, अब ये तीन सभ्यता कौन कौन से हैं। पहला हमने बोला कि नवपाषाण, नवपाषाण, ठीक है, नवपाषाण काल। ओ भाई क्या, नवपाषाण काल के बाद हम देखते हैं किसको, हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम अगर बात करें तो ये हमारा है, ओह हटिया भाई, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अब देखिए, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो नवपाषाण काल के मानव थे, जो नवपाषाण काल के मानव थे, इन्होंने सबसे पहले किसका प्रयोग किया, तांबा का, इसलिए इसको हम ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया, कांसा का। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया, किस धातु का, लोहे का, तो इसको हम लौह युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, लौह युगीन सभ्यता कहते हैं। टाइमिंग की बात करें तो इसकी टाइमिंग का अगर हम इसको देखें, नवपाषाण कालीन टाइमिंग का, यानी कि ताम्र काल का, तो वो है 4000 BC में। कांस्य युगीन सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये है 3000 BC में। ठीक है, वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें जिसमें लोहे का प्रयोग हुआ था तो वो था 1000 BC में। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के साथ साथ और देखिए क्या कहा जाता है। अच्छा, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, मालूम हो गया। अब हम इसको बोलेंगे प्रथम नगरीय, प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता या प्रथम, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति। तो प्रथम नगरीय क्रांति कब हुआ था, ठीक है, तो 3000 BC में। प्रथम नगरीय सभ्यता का आगमन कब हुआ था या उत्थान कब हुआ था, 3000 BC में। प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता, जबकि ठीक है, जबकि दूसरी नगरीय सभ्यता की अगर बात करें तो वो है महाजनपद का काल। ठीक है, भारत में दूसरी नगरीय सभ्यता, दूसरी नगरीय सभ्यता कौन है, दूसरी नगरीय सभ्यता। देखिए, दूसरी नगरीय सभ्यता और दूसरी लौह युगीन सभ्यता। ये दोनों क्वेश्चन किसके लिए है, ये दोनों क्वेश्चन आपका बनता है कहां के लिए, महाजनपद के लिए। ये महाजनपद, ठीक है, तो महाजनपद को दूसरी नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है और दूसरी लौह युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत होता है 600 BC। 600 BC का मतलब समझ गए होंगे कि सिंधु मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की बात कर रहे हैं हम।
ठीक है, चलिए प्रथम नगरी सभ्यता हो गया। अब देखिए हम इसको और क्या बोलते हैं। इसका जो प्राचीन नाम था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीन नाम था, ठीक है, ये तो बाद का नाम है। अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें, ठीक है, इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं, अरे गधा, गधा नहीं बोलते जी, इसको बोलते हैं मेलुहा सभ्यता। इसको हम क्या बोलते हैं? मेलुहा सभ्यता। ठीक है, इसे हम कौन सी सभ्यता बोलते हैं? मेलुहा सभ्यता। अच्छा चलिए, ये मेलुहा जो है, एक मेलुहा नाम का एक मोहर मिला था जो है, ठीक है, उसी के नाम पर इस सभ्यता का नामकरण कर दिया गया। यानी कि मिस्र और मेसोपोटामिया के जो लोग थे, जब वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए आते थे या आपस में वार्तालाप करते थे कि आज के दिन हमें किस सभ्यता के साथ व्यापार करना है, तो वो भारत के लिए यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस नाम का जिक्र करते थे? मेलुहा सभ्यता का नाम का जिक्र करते थे। वो बोलते थे कि आज हम मेलुहा सभ्यता के साथ व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये बाद का नाम है, ये बाद का नाम है। आप इसको भी याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है ये हुआ था 1924 में। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल, जो कि एक ब्रिटिश था, सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा इस सभ्यता का जो नामकरण है वह 1924 में कर दिया गया था। क्लियर? याद रहेगा। अगर आपको याद रखना है कि 1924 को और किस तरीके से हम याद रखें, तो 1924 में भारत के इतिहास से न पूरे विश्व के इतिहास से, दुनिया भर के इतिहास से या इस्लामिक जगत के इतिहास से खलीफा के पद को ब्रिटेन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ था, जिसमें कि तुर्की की पराजय हुई थी। ब्रिटेन ने कई देशों के साथ मिलकर तुर्की यानी कि ऑटोमन साम्राज्य का सफाया कर दिया और उसके बाद 1919 में इस बात का ऐलान किया कि मैं मुस्लिम इतिहास से या तुर्की इतिहास से खलीफा के पद को समाप्त करता हूं। उसी मतलब की घोषणा के बाद भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है और अंततः जाकर 1924 में अंग्रेजों ने खलीफा के पद को इस्लामिक जगत से पूरी तरीके से हटा दिया। तब से लेके अब तक खलीफा का पद खाली है, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान फिर से खलीफा बनने की चाह रखते हैं। पर दुनिया का नजर किधर है? दुनिया का नजर मतलब दुनिया के मुसलमानों का नजर है ईरान की तरफ। ईरान के जो 85 वर्षीय बुजुर्ग हैं अताउल्लाह खां। चलिए, ठीक है, तो ये था। तो प्राचीन काल में इसको हम मेलुहा के नाम से जानते थे। अच्छा, इसको हम सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसको हम सैंधव सभ्यता, सैंधव इसको हम सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसका इस समय का जो सबसे प्रचलित यानी कि जो वर्तमान नाम है, वर्तमान इतिहासकारों या आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो नाम इसे दिया गया है वो है, हाँ, वो कौन सा है? वो है सरस्वती, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। अब चूंकि इसे सरस्वती नदी घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया गया है, इस बात को जान लीजिए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुआ था, ठीक है, तो उस खुदाई के फलस्वरूप इस बात का साक्ष्य मिला था कि भारत में खोजी गई जितनी भी प्राचीन बस्तियां हैं वो सबसे ज्यादा बस्ती कहां पे मिली है? सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों से मिली है। ठीक है, बाद में जब उत्खनन और बढ़ा, ठीक है, बाद के इतिहासकार यानी भारतीय इतिहासकारों ने, भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट ने जब सर्वे किया तो उस सर्वे में उन्होंने पाया कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं ज्यादा प्राचीन बस्तियां कहां पे मिली है? सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के आसपास के क्षेत्रों से मिली है। इसलिए इसका परफेक्ट नाम सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बल्कि सरस्वती नदी घाटी सभ्यता होना चाहिए। ठीक है, तो इतिहासों का था ये था कि भाई अब चीजें जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से बन चुका है, अब उसको बदलना या करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए दोनों का सम्मान होना चाहिए। और वर्तमान इतिहासकारों ने इसका नाम क्या कर दिया? उसका नाम रख दिया जो है कि सिंधु सरस्वती, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। बताओ, ये तो खाली नाम बताने में ही इतना लंबा लेक्चर हो गया है।
ठीक है, अभी बहुत सारे नाम हैं, जगह भी नहीं है कि मैं और भी नाम के बारे में आपसे चर्चा करूं। खैर चलिए इतने पे इसको हम रोकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के तौर पे जानते हैं, यानी कि इसका परफेक्ट जो सही नाम है और होना भी चाहिए वो है सरस्वती नदी घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, प्राचीन नाम याद रखिएगा कि प्राचीन काल में इसको मेलुआ सभ्यता के नाम से जाना जाता था, वर्तमान समय में इसको सिंधु सरस्वती या सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रचलित नाम के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता नाम है, जिसे 1924 में सर जॉन मार्शल ने दिया था। इसका पहला जो साक्ष्य मिला था वो 1921 में मिला था। ठीक है, इसी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करना प्रारंभ किया। अभी हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा हम एक फिगर और बनाएंगे ये बताने के लिए कि सरस्वती नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा गया और कितने प्राचीन बस्तियां जो कि हमको देखने को मिलती हैं। पहले आप इसका एक बार नोट करना है या जो भी करना है कर लीजिए। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। चलिए आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में लगभग कितने, लगभग 1400 कितनी 1400 प्राचीन बस्तियों की खोज की जा चुकी है। 1400 क्या, आप 1400 प्लस आप कह सकते हैं कि 1400 से भी अधिक प्राचीन बस्तियों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें, जिसमें अगर देखा जाए तो लगभग आज़ादी से पहले, कब, आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले 60 प्राचीन बस्तियों की खोज की जा चुकी थी। ठीक है, 60 प्राचीन बस्तियों की खोज की जा चुकी थी। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो लगभग कितना आएगा, 1340। ठीक है, इसको नीचे करो। आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद हमको कितना 1340 प्राचीन बस्तियों के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। यानी कि भारत की आज़ादी से पहले यानी 1947, लाओ विभाजन कर ही देते हैं, 1947 से पहले और 1947 के बाद। 1947 के पहले 60 प्राचीन बस्तियों की खोज की गई थी और 1947 के बाद यानी कि आज़ादी के बाद जो है लगभग 1340 से अधिक प्राचीन बस्तियों की खोज की जा चुकी थी। अब कल्पना करिए कि 1947 है और 1947 के पहले कितने 60 बस्तियों की खोज की जा चुकी थी। ठीक है, अच्छा इसको खोजने में हमने आपको बताया कि किसका हाथ था, तो वो हाथ था सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल, जो कि एक क्या था, एक ब्रिटिश था। इसी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, इसके निर्देशन में रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी पहले लिखते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, भाई तेरी। ठीक है, दया राम साहनी और रखाल दास बनर्जी। ठीक है, यानी ब्रिटिश जो आर्कियोलॉजिस्ट था, ठीक है, उसका नाम था सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यानी कि मार्गदर्शन में भारत के दो व्यक्ति जिनका नाम था दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी, जो कि उस समय ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, इन दोनों ने खुदाई करना शुरू किया। और ये खुदाई का काम कब शुरू होता है, ये खुदाई का काम शुरू होता है कब, 1921 में।
यानी कि ध्यान दीजिएगा 1921 का अगर हम दौर देखिए तो भारत में चल रहा था क्या, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है और 1922 तक चलता है। 1922 में 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का ये समय है, टाइमिंग है, यानी कि असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को यह पता नहीं था कि भारत की सबसे प्राचीन बस्ती कौन थी, और उनको क्या पता था कि भारत की सबसे प्राचीन बस्तियों में जब नाम आता था तो वो नाम आता था वैदिक सभ्यता का, यानी कि जो 1500 बीसी में है। ठीक है, 1921 से पहले के लोगों को यही पता था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अभी खोज एविडेंस हमको नहीं मिला था। 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने किसकी खोज कर ली? दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर, कहां पे? रावी नदी के तट पर किसका? हड़प्पा की खोज कर ली। किसका? हड़प्पा की खोज कर ली। कब? 1921 में। वही अगर हम देखते हैं, ठीक है, वही हम देखते हैं कि रखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर, कहां पे? सिंधु नदी के तट पर किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज कर ली। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज कर ली। और ये कब की? ये 1922 में की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। याद करने के लिए टाइमिंग तो भाई 21-22 दिया हुआ है। अब दिमाग में यह है कि किसने, ये कंफ्यूजन होता है कि रखालदास बनर्जी ने किसको किया था और दयाराम साहनी ने किसको किया था। तो आपको याद करने के लिए पहला चीज देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करें तो कौन सी बड़ी सभ्यता है? तो बड़ी सभ्यता है कौन सा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा क्या है? छोटी सभ्यता है। अब पहले चीज तो किसका खोज किसने किया था, इस चीज को जानने के लिए आप यहां पे देखिए, यहां पे है दयाराम साहनी और यहां पे रखालदास बनर्जी। तो जो साहनी और रखालदास बनर्जी है, ये क्या है? ये एक टाइटल है। ये क्या है? एक टाइटल है। टाइटल को छोड़ दो। उसके बाद अगर हम आते हैं तो यह है दयाराम साहनी और यह रखालदास बनर्जी। तो देखिए इसमें 2, 2, 4 और इसमें 2, 4, 5। ठीक है, तो शब्दों की संख्या किसमें से अधिक है? रखालदास बनर्जी में। रखालदास बनर्जी में शब्दों की संख्या अधिक है, तो जो संख्या अधिक है शब्दों का, वही खोज करेगा बड़े सभ्यता का। और बड़ा सभ्यता कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो शब्द भी बड़ा है हड़प्पा के अकॉर्डिंग। तो बड़े शब्द को बड़े शब्द में, बड़े नदी को बड़े नदी में। ठीक है, तो सिंधु और रावी नदियों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सिंधु नदी जो है वो बड़ी नदी है और रावी नदी जो है वो छोटी नदी है। तो बड़े नदी की खोज, बड़े सभ्यता की खोज बड़े शब्द वाला व्यक्ति करता है, जिसका नाम है रखालदास। दूसरे तौर पे आप याद रखेंगे कि टाइटल को हटा देंगे तो देखिए इसके दूसरे नंबर पर हमारा क्या आ रहा है? द आ रहा है। और मोहनजोदड़ो में भी दूसरे नंबर पे द आ रहा है। तो यानी दड़ो दास से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे दयाराम साहनी छोटा शब्द है, हड़प्पा छोटा शब्द है और रावी नदी भी छोटा है। ठीक है, शब्द में भी छोटा है और नदी में भी छोटा है सिंधु घाटी सभ्यता के अकॉर्डिंग। तो छोटे को छोटे पे और बड़े को बड़े में। ठीक है, यानी छोटे और बड़े में कोई दूसरा न आए। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। अच्छा, हमने बताया 1400 प्राचीन बस्तियों में 60 बस्तियां आजादी के पहले और बाकी की बस्तियां जो थी वो आजादी के बाद खोजी गई थी। ठीक है, अच्छा, इसमें भी जो है, इसमें अगर देखा जाए, एक डायग्राम हम फिर से बनाते हैं। चलिए इसी तरह हम करते हैं कि सर्वाधिक बस्ती। तो देखिए, जब सर्वाधिक बस्ती की हम बात करेंगे, सर्वाधिक बस्ती की बात करेंगे तो ये दो चीजें, एक तो हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, एक हम क्या किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे? एक हम बात करेंगे एरिया के अकॉर्डिंग। एरिया मतलब सर्वाधिक बस्तियों में राज्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राज्य की। और दूसरी हम बात करेंगे किसकी? नदी की। ठीक है, तो दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी कि जो 1400 से अधिक प्राचीन बस्तियां मिली थी, उन 1400 से अधिक प्राचीन बस्तियों में या सभी बस्तियों में, भारत में खोजी गई सभी प्राचीन बस्तियों में सर्वाधिक मात्रा में प्राचीन बस्ती भारत के किस राज्य में मिलती है? ठीक है, तो इस बात को अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको बताना होगा कि सर्वाधिक जो बस्ती थी वो थी भारत के गुजरात राज्य में। कहां पे थी? गुजरात राज्य में। ठीक है, तो सर्वाधिक प्राचीन बस्तियों के साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं? गुजरात में। और सर्वाधिक अगर नदियों की अगर बात करें तो नदियों की अगर बात करें आपसे तो वो है सरस्वती नदी। वो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। अब यहीं से आप ध्यान दीजिए,
ठीक है। तो सबसे अधिक जो है प्राचीन बस्तियों के साक्ष्य हमको किस नदी में देखने को मिलते हैं, तो वो नदी होता है सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी से कितने साक्ष्य मिले थे, आपको आश्चर्य होगा कि इतनी सारे बस्तियां केवल सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों से मिली थी। तो ये 1400 प्राचीन बस्ती है। ये कितने 1400 प्राचीन बस्ती है। इन 1400 प्राचीन बस्तियों में, इन 1400 प्राचीन बस्तियों में जो सरस्वती नदी है, जो सरस्वती नदी है, जो सरस्वती नदी है, वहां से इकलौता, और ये अन्य, वहां से इकलौता जो है, हाँ, सबसे अधिक जो बस्ती हमको देखने को मिलती है वो 1100 प्राचीन बस्ती केवल यहां से, और 300 में सारे अन्य जो है हड़प्पाई या सैंधव बस्ती हमको देखने को मिलती है। ठीक है। तो कल्पना करिए कि 1400 से अधिक प्राचीन बस्तियों में केवल 1100 प्राचीन बस्तियां सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के आसपास के क्षेत्रों से मिलती है, बाकी 300 बस्तियां जो है वो अन्य जगहों से मिलती है। तो इसके आधार पे हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका नामकरण क्या कर दिया, इसका नामकरण सरस्वती नदी घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता का नाम दे दिया। ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये नाम दिया गया था और क्या कैसे दिया गया था। सर्वाधिक बस्ती की बात करें, राज्य की बात करें, तो आप गुजरात को टिक करेंगे, नोट करिए। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें, भारत में ASI और पुरातत्व विभाग, ASI और पुरातत्व विभाग, थोड़ा ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये दोनों के बारे में पूछता है कि कौन किसके शासनकाल में बना था। ठीक है, कौन किसके शासनकाल में बना था। तो ये था लॉर्ड कर्जन। ठीक है। और ये जो है वो लॉर्ड कैनिंग है, और सॉरी कर्जन लिख दिए, लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड कैनिंग है, और ये है लॉर्ड कर्जन। ध्यान दीजिए, इसका जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किसने, जनरल कनिंघम ने किया था। कब, 1861 में। ठीक है, 1861 में जो है किया गया था। ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ASI, याद रखिएगा, ASI का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि ASI का फुल फॉर्म क्या है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एसआई का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जनरल कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में किया था। ठीक है, और शासन किसका था, तो लॉर्ड कैनिंग का शासन था। उसके बाद भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। पुरातत्व विभाग का मतलब वो है जहां पे प्राचीन वस्तुओं या अवशेषों को जमीन की खुदाई से या कहीं से भी खोज कर लाकर उसे म्यूजियम में या इस विभाग में रखा जाता है। खासकर इसको म्यूजियम में, वर्तमान में जिसको हम म्यूजियम बोलते हैं, वही हमारा क्या है, पुरातत्व विभाग है। पुरातत्व विभाग के सामग्री को वहीं पर सुरक्षित रखा जाता है, जिस पर सरकार का अधिकार होता है। यानी कि इसमें एक रूल यह भी है कि 100 साल, लगभग 100 साल पुराने प्राचीन अवशेष या चीजें जो है, जो भी आपके पास है या आपके आसपास है, उस पर आपका अधिकार नहीं बल्कि किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। अगर उसमें कुछ हिस्टोरिकल चीजें आता है तो, ठीक है, जैसे आपके पूर्वजों के द्वारा बनाया गया होगा कुछ गया, तो ऐसा नहीं कि वो आप सरकार को गया, यानी कि उसकी कुछ प्राथमिकता हो। ठीक है, वो ऐसी चीजें हो जो मतलब थोड़ा आश्चर्यचकित तरीके से हो, हिस्टोरियंस या पुरातत्व विभाग के अंतर्गत में आते हो, तो सरकार चाहेगा तो उसको ले लेगा, उसके बदले में भले आपको मुआवजा सरकार को देना पड़े। ठीक है, तो वो किसका हिस्सा होता है, वो पुरातत्व विभाग का होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर
एंड करता हूँ। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर था, बहुत कुछ अभी इसमें बाकी है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इससे ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी आगे की क्लास को आप देख पाएंगे या रन कर पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।